हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। ये आपकी क्लास नंबर 4 है। इसके पहले कि आपकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सीटेट CDP के पेड नोट्स चाहिए या फिर हिंदी पेडागोजी के पेड नोट्स चाहिए, स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी आपके नोट्स पर ऑफर भी चल रहा है, तो कम प्राइस में नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जित करने की बात की गई है। बच्चा इन सभी माध्यमों से भाषा को अर्जित करता है। ठीक है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक वर्ड दे रखा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, अर्जित करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, समृद्ध भाषा परिवेश, यानी कि जो बच्चे के आसपास जो लैंग्वेज बिखरी हुई रहती है, जैसे कि जो बच्चे का क्लासरूम होता है उसकी जो दीवारें होती हैं उस पर भी लैंग्वेज बिखरी हुई रहती है। बच्चा अगर अपने आसपास भी देखेगा तो वहाँ पर उसको जो शब्द होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या होता है, समृद्ध भाषा परिवेश होता है। यहाँ से बच्चा जो है लैंग्वेज को बहुत ही तेज़ी से एक्वायर कर लेता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि अगर आप अपने आसपास देखें तो कई सारे पोस्टर देखने को मिल जाएंगे, साइकिल देखने को मिल जाएंगी, बस देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर जो शब्द होते हैं वो लिखे हुए रहते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, एक समृद्ध भाषा परिवेश होता है। वहाँ से भी आप लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। ठीक है। इसी तरह जो बच्चे की क्लासरूम होती है उसको भी इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि बच्चा अगर अपने आसपास देखे, ठीक है, तो उसको हर जगह जो भाषा वो बिखरी हुई मिले। जैसे जो सीढ़ियाँ होती है, कभी कभी उस पर गिनती पहाड़ लिख दिए जाते हैं, तो वो क्या किया जा रहा है, बच्चे को एक समृद्ध भाषा परिवेश दिया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि भाषा अर्जन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि बहुभाषिक क्लासरूम का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक ही क्लासरूम में एक या फिर एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्लासरूम है तो उसमें एक हिंदी भाषी छात्र भी हो सकता है, इंग्लिश बोलने वाला बच्चा भी हो सकता है, कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने वाला भी बच्चा हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो टीचर होता है, जो बहुभाषिकता होती है, इसका सम्मान करना चाहिए, एक संसाधन, एक रिसोर्स के रूप में उसको देखना चाहिए। ऑप्शन क्या दे रखा है, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे, यानी जो बच्चे भाषा बोल रहे हैं सिर्फ शिक्षक उसका ही यूज करे, है ना। देखिए जो ही वाले ऑप्शन होते हैं वो हमेशा ही आपके गलत होते हैं, क्योंकि ये किसी एक ही पक्ष पर फोकस करते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपको ही ये वर्ड देखने को मिल जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, है ना। शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, यानी जो बच्चा भाषा जानता है सिर्फ उसमें ही व्यवहार करे, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो सभी बच्चों की मदर टंग है आप उसको स्वीकार कीजिए। ठीक है। आप बच्चों को कहिए कि आपको जो भाषा होती है आप उसमें चीज़ों को बताइए, यानी जो भी भाषा बच्चे ने अपने आसपास सुनी है या फिर जो वो बोल रहा है, जो उसकी मदर टंग है, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, आप उसका सम्मान कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लासरूम जो है हिंदी भाषी क्लासरूम है ना, आपकी क्लासरूम में जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, बट वहीं पर एक बच्चा आ गया जो कि इंग्लिश बोल रहा है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलने ही ना दें, तो क्या ये बच्चा चीज़ों को सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो अगर ये बच्चा इंग्लिश में बोल रहा है, इसकी मातृभाषा ही इंग्लिश है, तो आप इस बच्चे को इंग्लिश में ही चीज़ें बताने दीजिए। ठीक है। यानी कि हर बच्चे की जो मातृभाषा, जो मदर टंग है, आप उसको स्वीकार कीजिए। बच्चा जिस भाषा में अपने शब्दों को, ठीक है, या फिर अपने जो आंसर है उसको रख रहा है, आप उसको रखने दीजिए। एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रहा है चीज़ों को कहने की। तो यहाँ पर जो बच्चे की मदर टंग होती है आपको एज अ टीचर के रूप में स्वीकार करना है क्लासरूम में, और उसकी हेल्प लेकर के बच्चों को चीज़ें बतानी है, फिर सिखानी है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, तो ये भी कोई ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, जो बच्चे की मदर टंग होती है ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव है कि वह डैश से ग्रसित हो। ठीक है।
अब देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, जो अधिगम अक्षमता होती है, यहाँ से बिल्कुल फिक्स्ड है कि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, डिसकैलकुलिया, ठीक है। जो डिसकैलकुलिया होती है इसमें बच्चों को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यानी जो गणितीय अवधारणाएं होती है उसको समझने में दिक्कत आती है। इसके अलावा बच्चे कैलकुलेशन वगैरह सही तरीके से नहीं कर पाते। तो क्या यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन में इसकी बात की गई है, नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। डिसलेक्सिया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डिसलेक्सिया क्या होता है, ये एक पठन संबंधी विकार होता है। इसमें जो बच्चा होता है उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, बच्चा सही तरीके से चीज़ों को पढ़ नहीं पाता, रीडिंग डिसऑर्डर होता है आपका, ठीक है। जैसे कि बच्चा वाज को सा पढ़ सकता है, ठीक है, यानी बच्चे को मिरर इमेज दिखाई देती है। 21 को 12 पढ़ सकता है ना। तो इसको पढ़ने में दिक्कत आती है कौन से बच्चे को, डिसलेक्सिया वाले बच्चे को। इसके अलावा अगर हम बात करें डिसग्राफिया, तो ये आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा उसको लिखने में यहाँ पर दिक्कत है। जब भी बच्चों को लिखने में दिक्कत आए तो आप इस वर्ड समझ जाइएगा, ग्राफिया, ठीक है। ग्राफिया का मतलब ये होता है आपका जो लिखने संबंधी बच्चे को दिक्कत आए, यानी कि जो बच्चे की राइटिंग होती है इसमें वो पढ़ने योग्य नहीं होती है, बच्चा सही तरीके से जो वर्ड होते हैं उनको लिख नहीं पाता है ना। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी भाषा घात आपका यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञान, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन पूछ रखा है, सर्वाधिक सहायक, ठीक है। तो इस वर्ड से सिर्फ आपका ऑप्शन चेंज हो जाता है ना। अब देखिए चारों ही बातें भाषा को सीखने में इंपॉर्टेंट है ना, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ढूंढना है, यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर खोजना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। अन्य मुद्रित सामग्री के अंतर्गत आपके भाषा समाचार पत्र भी आ जाएंगे, विज्ञापन भी आ जाएगा, भाषा की पुस्तक भी आ जाएगा, ठीक है, भाषा की पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, सब कुछ इसी ऑप्शन के अंदर आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सभी ऑप्शनों को अपने अंदर इंक्लूड करता है, समाहित करता है, क्योंकि यहाँ पर भाषा के साहित्य के साथ साथ अन्य मुद्रित सामग्री की भी बात की गई है। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन सर्वाधिक सहायक ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से रीड करना है, आपको ऑप्शन खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तकीय विधि, अनुवाद विधि, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगर आपको प्राथमिक स्तर देखने को मिल जाए या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की बात की जाए, फिर कोई भी सब्जेक्ट सिखाने की बात की जाए, तो वहाँ पर जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो क्या होता है आपका इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि। क्योंकि ये जो विधि होती है इसमें बच्चों को पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद में बच्चों को नियम सिखाए जाते हैं, यानी कि उदाहरण से नियम की तरफ ये विधि बच्चे को चीज़ें सिखाने की बात करती है। यानी आप बच्चे के सामने पहले एग्जाम्पल दीजिए, उसके बाद में बच्चे को उसी चीज़ का नियम बताइए, रूल बताइए। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को अगर संज्ञा पढ़ानी है तो आप जो है पहले बच्चे को उसके दोस्तों का नाम पूछिए, उसका खुद का नाम पूछिए, ठीक है, बच्चा किस जगह पर रहता है उन जगहों का नाम पूछिए। तो इस तरीके से बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा सीखने में। फिर आप बता सकते हैं कि इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर बाद में आपने संज्ञा का नियम बता दिया कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चे को पहले आप एग्जाम्पल दीजिए, उसके थ्रू आप बच्चे को नियम सिखाइए। ये आपकी प्राथमिक स्तर पर भी इंपॉर्टेंट होती है और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट मेथड होता है बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए वो होता है आपका आगमन विधि, है ना। निगमन विधि आपका यहाँ पर नहीं होगा, ये आपका मैथ वगैरह में ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि उसमें बच्चे को पहले नियम बताने पड़ते हैं, उसके बाद में आपका बच्चे के सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकीय विधि यानी कि सिर्फ जो पाठ्य पुस्तकें उसी से सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाए। देखिए जो पाठ्य पुस्तक होती हैं ये सभी संसाधनों में से एक संसाधन होती है, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक विधि ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। अनुवाद विधि यानी ये एक आपका जो व्याकरण अनुवाद विधि होता है ये उसी से रिलेट करके दे रखा है यहाँ पर, यानी कि जो बच्चों को व्याकरण वगैरह सिखाया जाता है उसमें नियम वगैरह सिखाए जाते हैं, है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। इसमें मदर टंग का भी यूज होता है, हालांकि जो विधियाँ होंगी मैं आप लोग को एक अलग से क्लास में करा दूँगी। तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है,
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जो नहीं है हमें उसके बारे में यहाँ पर बताना है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ये तो आपका भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें, ठीक है, यानी कि नए नए जो वर्ड होते हैं बच्चे उनको खुद सीखे, है ना। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा को जानना, यानी कि जो व्याकरण बिंदु है सिर्फ आप उनकी परिभाषा को बता रहे हैं, तो ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, और यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, यानी जो भाषा की बारीकियाँ होती हैं, है ना, उसको समझना, है ना, तो ये भी बिल्कुल भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। विभिन्न साहित्य विधाओं की समझ का विकास, यानी जो विभिन्न साहित्य होते हैं जब आप इनकी समझ का विकास करते हैं अपने अंदर, ठीक है, इनको पढ़ते हैं, तो आपका जो लैंग्वेज होता है वो और भी ज़्यादा, जो आपकी शब्द संपदा होती है वो और भी ज़्यादा विकसित होती है, तो ये भी आपके भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। बट यहाँ पर व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा को जानना, है ना, ये आपका जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, तो यही आपका गलत दे रखा है, और यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का, ठीक है, उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ रखा है कि जो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति, यानी जो भाषा होती है वो क्या होती है, नियमबद्ध होती है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बोलते हैं कि मम्मी खाना मुझे दे दो, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, आप ऐसे बोलते हैं मम्मी मुझे खाना दे दो। तो भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है आपकी लैंग्वेज, है ना। इसमें आप जो है जो सब्जेक्ट होता है, जो आपका वर्ब होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें आप यूज करते हो वो भी एक स्ट्रक्चर वे में, ऐसा नहीं कि आगे पीछे यूज कर लिया कुछ भी बोल दिया, है ना। तो ऐसे हम भाषा को नहीं बोलते हैं। तो भाषा क्या होती है, नियमबद्ध प्रकृति होती है, उसका विश्लेषण करना, ठीक है, यानी कि विश्लेषण का मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना, चीज़ों को तोड़ तोड़ कर देखना। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उद्देश्य नहीं है, ये बात गलत है। एकमात्र उद्देश्य, देखिए फिर से वही एक ही पक्ष की बात की जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। मुख्य उद्देश्य नहीं होता है क्योंकि कई सारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है, सभी उद्देश्यों में से एक आपका ये उद्देश्य होता है, बट सबसे मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। ध्यान से देखिए, नहीं वाला क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जो लैंग्वेज लर्निंग होती है और जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, यानी जो भाषा अर्जन होता है और जो भाषा सीखना होता है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। लैंग्वेज अगर एक्विजिशन की बात करें, भाषा अर्जन की बात करें, तो जो भी आपकी मदर टंग होती है, जो आपकी मातृभाषा होती है, देखिए इसी को अनेक नाम से जानते हैं, ठीक है, इसी को नेटिव लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, इसी को क्षेत्रीय भाषा के नाम से जानते हैं, इसी को होम लैंग्वेज घर की भाषा के नाम से जानते हैं, इसी को पहली भाषा के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए जो आपके फैमिली में जो भाषा बोली जाती है या फिर जो आपके आस पड़ोस में जो लैंग्वेज बोली जाती है, बच्चे क्या करता है, उसी को सुन करके एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है, वही भाषा वो बोलने लगता है, ठीक है, और उसको पता भी नहीं चलता कि कब वो लैंग्वेज को सीख गए। जैसे कि अगर हम आप लोगों की बात करें यहाँ पर, तो जो भी आपके आसपास लैंग्वेज बोली जा रही थी, आपने उसी को एक्वायर कर लिया, ठीक है, वही लैंग्वेज अभी आपको आती भी होगी, है ना। तो ये क्या होती है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इसके लिए हम कोई एफर्ट, प्रैक्टिस, रूल रेगुलेशन नहीं सीखते, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब लैंग्वेज को सीख गए, है ना, कब हमारे अंदर जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो गई, है ना। तो यहाँ पर ये होता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन। बट लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, जहाँ पर आपको प्रॉपर चीज़ें पता होती है कि मैं चीज़ों को सीख रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश सीखना है, ठीक है, आप एक हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले हैं, आपके जो मदर टंग थी वो हिंदी थी, आपको अब इंग्लिश सीखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रॉपर ब्लैक बोर्ड वगैरह लगाया जाएंगे, है ना, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, व्याकरण आपको नियम बताए जाएंगे, रूल बताए जाएंगे, प्रॉपर इंग्लिश की क्लासेस ली जाएंगी, तब जाकर के आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। और आपको यहाँ पर ये भी पता होगा कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ या फिर सीख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस, एफर्ट लगाने पड़ते हैं ये लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है। बट जो आपकी मातृभाषा होती है ना, तो आप जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो आपके आसपास लैंग्वेज जो बोली जाती है, जैसे कि हिंदी हो गई, तमिल हो गई, इंग्लिश होगी, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, जो आपकी पहली भाषा होती है, आप उसी को अर्जित कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें पूछा है कि मुख्य अंतर का आधार नहीं है। देखिए जो भाषाई परिवेश होता है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर अंतर होता है। बच्चे को अगर मान लीजिए इंग्लिश भाषा वाला परिवेश मिल गया तो फिर वो इंग्लिश को ही एक्वायर कर लेगा, हिंदी भाषा वाला परिवेश मिल गया तो फिर वो हिंदी को ही एक्वायर कर लेगा, जो उसको परिवेश मिलेगा वो उसी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर होता है कि बच्चे को किस तरीके का परिवेश मिला, और यहाँ पर जो परिवेश होता है ये नेचुरल होता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो लैंग्वेज लर्निंग
लर्निंग होती है, इसमें परिवेश क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपको इंग्लिश वगैरह सीखने तो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे, टीचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, है ना। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, प्राकृतिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा अंतर होता है। स्वाभाविकता, ये भी आपका अंतर होता है, क्योंकि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है ये स्वाभाविक रूप से होती है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब जो है चीज़ों को सीख गए, कब आपके अंदर लैंग्वेज डेवलप हो गई, है ना। बट यहाँ पर आपको पता होता है कि हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं, है ना। तो ये अस्वाभाविक प्रक्रिया होती है और ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। थर्ड ऑप्शन क्या है, सहजता। देखिए जो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, जो भाषा अर्जन होती है, यहाँ पर आप लैंग्वेज को सहज रूप से अर्जित कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, कोई प्रैक्टिस, कोई एफर्ट वगैरह लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट जो भाषा सीखना होता है इसमें आप प्रॉपर एफर्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, व्याकरण सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है एफर्ट लगाने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, यहाँ पर आप सहज रूप से भाषा को सीख जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा अंतर होता है, यानी तीनों ही बातें क्या होती हैं लैंग्वेज सीखने में और लैंग्वेज को एक्वायर करने में, है ना, एक मुख्य अंतर होती हैं। बट यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन की बात की गई है व्याकरण, ठीक है। तो ये कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो भाषा सीखना होता है इसमें आप व्याकरण को सीख भी सकते हैं, नहीं भी सीख सकते हैं, ठीक है। बट भाषा जो अर्जित करना होता है ना, इसमें व्याकरण की बात ही नहीं की जाती है, व्याकरण तो आप सीखते ही नहीं है ना। तो यही बात आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है और यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य, यानी कि आप उससे क्या समझते हैं। सौंदर्य प्रतिमान बनाना, क्या यहाँ पर सौंदर्य प्रतिमान बनाने की बात की जा रही है, नहीं, यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने की बात की जा रही है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। स्त्री बंधन की चर्चा कीजिए, नहीं, यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने की बात की जा रही है, ठीक है, स्त्री बंधन पे नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सुंदर प्रसाधनों का विरोध करना, यहाँ पर कोई विरोध वगैरह करने की बात ही नहीं की जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी जो लैंग्वेज है ना, उस पर जो स्त्रियाँ होती हैं उनके बारे में भी चर्चा करना है ना। तो यहाँ पर भाषा को स्त्री विमर्श से भी जोड़ना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, साहित्य विधाओं से। देखिए यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बच्चा पठन प्रक्रिया भी सीख गया रहता है, लेखन प्रक्रिया भी सीख गया रहता है, ठीक है। अलंकार व छंद यहाँ पर उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है साहित्य विधाओं से परिचित कराना, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, देखिए ये आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पर हिंदी भाषियों के आक्रोश को शांत नहीं करना, इससे तो उनको हेल्प मिलेगी, है ना। तो यही बात गलत है और यही आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, ये बात बिल्कुल सही है ना। हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हिंदीतर भाषा को अगर जगह दी जाएगी पाठ्य पुस्तक में, तो जो हिंदी भाषा के साहित्य उससे भी परिचित हो पाएंगे, हिंदी भाषा की रचनाओं से परिचित हो पाएंगे, ठीक है। हिंदी भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, है ना, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों बातें सही दे रखी हैं, बट यहाँ पर पूछा था कि इस कथन का औचित्य नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।